नमस्कार, जीएसआईक्यू में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है 250 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट इन सीतापुर, तमिलनाडु's बिग पुश फॉर क्लीन एनर्जी, शौर्य चक्र फॉर नेवी, लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज प्रसाद, अटल आसरा योजना एक्सपेंडेड फॉर ट्राइबल हाउसिंग इन गोवा एंड तमिलनाडु लॉन्चेस सिंगापैन स्पेशल फोर्सेस। तो एक-एक करके देखते हैं इसे, ठीक है? पहला सवाल है कि 9 जून 2026 को स्वीकृत सीतापुर सौर ऊर्जा परियोजना किस विशिष्ट क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित की जा रही है? पहले समझते हैं इस टॉपिक को। तो 9 जून 2026 को रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 250 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट में पीईएसएस तकनीक का इस्तेमाल होगा। पीईएसएस तकनीक का मतलब होता है ना कि इसमें भारी भरकम बैटरियाँ लगाई जाती है इस सिस्टम में, ठीक है? भारी भरकम बैटरियाँ लगाई जाती है, क्यों? क्योंकि जो सौर ऊर्जा होता है वो सिर्फ़ दिन में बनती है, तो जब मौसम ख़राब हो जाता है या रात के समय में जब बिजली की आपूर्ति ठप हो जाती है, ऐसे सिचुएशन में जो सौर ऊर्जा से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाएगा, उसको बैटरियों में स्टॉक किया जाएगा और फिर इन सिचुएशंस में इससे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ली जाएगी। यह एक ऐसी तकनीक है जो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसी परिवर्तनशील नवीकरणीय ऊर्जा को ग्रिड में स्थिरता के साथ जोड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे धूप हमेशा एक जैसा नहीं होता, तो जो सोलर एनर्जी होता है वो हमेशा एक जैसा प्रोवाइड नहीं करती है। पहले क्या किया जाता है, इसको इस एनर्जी को बैटरियों में स्टोर किया जाता है, देन उसको बैटरी से निकाला जाता है, तो वो ग्रिड में एक समान रूप से सप्लाई होता है, ठीक है? इसका उद्देश्य रक्षा प्रतिष्ठानों की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना और पारंपरिक ग्रिड पर निर्भरता कम करना है। यह परियोजना रक्षा मंत्रालय की लगभग 850 एकड़ खाली पड़ी रक्षा भूमि पर बनाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट को एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा पूरा किया जाएगा, ठीक है? कंटेनमेंट एरिया क्या होता है? ये जो सीतापुर है, ये सीतापुर एक कैंटोनमेंट एरिया है, एक्स कैंटोनमेंट एरिया है ये, ठीक है? एक्स कैंटोनमेंट एरिया है। तो कैंटोनमेंट एरिया क्या होता है ये भी ज़रा समझ लेते हैं। तो ये एक ऐसा विशेष क्षेत्र है जहाँ मुख्य रूप से थल सेना, वायुसेना या नौसेना के जवान और उनके अधिकारी और उनके परिवार रहते हैं। थल सेना, वायुसेना या नौसेना के जवान, अधिकारी और उनके परिवार रहते हैं। इस इलाकों में सैनिकों की ट्रेनिंग और आवास की व्यवस्था होती है। भारत में छावनी क्षेत्र का प्रशासन जो है, छावनी अधिनियम 2006 यानी कैंटोनमेंट एक्ट 2006 के तहत किया जाता है। कैंटोनमेंट एरिया का मतलब होता है छावनी क्षेत्र, ठीक है? एनटीपीसी की बात करें तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और ये अभी भारत की सबसे बड़ी बिजली कंपनियों में से एक है। अब एमसीक्यू को देख लेते हैं। ये सोलर पावर प्रोजेक्ट दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है? कैसे सोलर पैनल्स लगाया जाता है। तो सवाल था 9 जून 2026 को स्वीकृत सीतापुर सौर ऊर्जा परियोजना किस विशिष्ट क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित की जा रही है? का आंसर होगा एक्स कैंटोनमेंट एरिया यानी भूतपूर्व छावनी क्षेत्र में, ठीक है? ये सीतापुर में लगाई जा रही है। सीतापुर एक भूतपूर्व छावनी क्षेत्र है। अगला टॉपिक है हमारा, हाल ही में चर्चा में रही तमिलनाडु की व्यापक स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन योजना यानी कॉम्प्रिहेंसिव क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्लान। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पहले समझते हैं इस टॉपिक को। तो तमिलनाडु की सरकार ने राज्य को स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है। इस योजना का उद्देश्य है जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, ठीक है? इसमें नवीकरणीय ऊर्जा मतलब जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी हो गया, ऊर्जा भंडारण, इन चीज़ों पर विशेष जोर दिया जाएगा, ठीक है? और राज्य का लक्ष्य उद्योग, परिवहन और बिजली के क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। अगर ये नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देंगे, तो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटेगी और जैसे ही जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटेगी, तो पॉल्यूशन भी धीरे-धीरे कम होता जाएगा, कार्बन एमिशन भी घटता चला जाएगा, ठीक है? तमिलनाडु पहले से ही भारत के प्रमुख पवन ऊर्जा उत्पादक राज्यों में से एक है। यहाँ पे आप तमिलनाडु को देख लीजिए, ये तमिलनाडु है, इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल राज्य से लगती है, ठीक है? आपको बताना है कि अभी वर्तमान में तमिलनाडु के सीएम कौन हैं? राज्य का लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में 10,000 से 15,000 मेगावाट अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को जोड़ना है। अभी जितनी क्षमता है उनकी रिन्यूएबल एनर्जी में, उसको उसमें और 10,000 से 15,000 मेगावाट क्षमता को जोड़ना है, ठीक है? राज्य की एनर्जी डिपार्टमेंट पॉलिसी नोट 2025-26 के अनुसार 2030 तक कुल ऊर्जा खपत का 50% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और 2030 तक ही
कार्बन उत्सर्जन को 70% तक कम करने का भी लक्ष्य रखा गया है। तो पहला 2030 तक 50% रीन्यूएबल एनर्जी जो एनर्जी है उसको रीन्यूएबल एनर्जी स्रोतों से पूरा करना है, और दूसरा जो लक्ष्य है वो है कार्बन उत्सर्जन को 70% तक कम करना है। राज्य की बिजली की मांग वर्तमान में 20.7 गीगावाट है, जो 2034-35 तक बढ़कर 35.5 गीगावाट होने का अनुमान है। ठीक है, ये एनर्जी डिपार्टमेंट पॉलिसी नोट के तहत ये सारे चीज़ें बताई जा रही है। चेन्नई में रूफटॉप सोलर के उपयोग वर्तमान में जो 6% है, इसको 2027 तक बढ़ाकर 12% करने का टारगेट रखा गया है। और पुराने नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों जैसे जो कम क्षमता वाली पवन चक्कियाँ हो गई, जो पुराने पवन चक्कियाँ हो गई, उनको नए और अधिक कुशल प्रणालियों से बदलने का भी लक्ष्य रखा गया है। ठीक है? आइए जब इसका एमसीक्यू देख लेते हैं। तो एमसीक्यू क्या था कि जो कॉम्प्रिहेंसिव एनर्जी क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्लान है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राज्य में कोयला आधारित बिजली उत्पादन करना, ये नहीं होगा। 2030 तक स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना और कार्बन उत्सर्जन कम करना। बिल्कुल, ये इसका सही आंसर होगा। अगला टॉपिक है हमारा, भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज परासर को हाल ही में किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इस टॉपिक को समझते हैं पहले। तो भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज परासर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया है इन्हें अभी। यह सम्मान उन्हें 8 जून 2026 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह के पहले फेज में दिया गया। रक्षा अलंकरण समारोह 2026 के पहले फेज में उन्हें दिया गया है। ठीक है, उनको यह पुरस्कार जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में 5-6 नवंबर 2024 की रात को चलाए गए ऑपरेशन चुनतावाड़ी में दिखाई गई बहादुरी के लिए मिला है। ऑपरेशन चुनतावाड़ी क्या है? तो एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान किया गया था और इसमें 2 आतंकियों को मार गिराया था। उन्होंने भारतीय नौसेना की विशेष विंग मार्कोस में भी अपनी सेवाएं दी हैं। जो लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज परासर हैं, वो मार्कोस में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी है। मार्कोस का मतलब होता है मैरीन कमांडो फोर्स, मैरीन कमांडो फोर्स। तो इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। भारतीय नौसेना के विशेष अभियानों और रिकॉनाइजेंस और काउंटर टेररिज्म टास्क के लिए की गई थी। तो रिकॉनाइजेंस का मतलब होता है किसी विशेष क्षेत्र में सैन्य कारणों से गश्त करना। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। काउंटर टेररिज्म टास्क मतलब जो आतंकवाद विरोधी गतिविधियां होती है, इन चीज़ों के लिए इसकी स्थापना की गई थी। शौर्य चक्र की बात करें तो यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है, यानी थर्ड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। यह सम्मान युद्ध के मैदान के बाहर असाधारण साहस, वीरता या आत्म बलिदान के लिए सैनिकों और आम नागरिकों दोनों को दिया जाता है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये सैनिकों और आम नागरिकों दोनों को दिया जाता है, ना कि केवल सैनिकों को दिया जाता है। ठीक है, इस अवार्ड को मरणोपरांत भी दिया जाता है। तो शांति काल यानी पीस टाइम में दिए जाने वाले वीरता पुरस्कारों का अगर क्रम देखें तो जो हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है वो अशोक चक्र है। सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड कीर्ति चक्र है एंड थर्ड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड शौर्य चक्र है। अभी इनको शौर्य चक्र से ही सम्मानित किया है। ठीक है, सूरज परासर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। सेवा मेडल, नौसेना मेडल और वायुसेना मेडल, ठीक है, ये चौथे स्थान पर आता है। सेना मेडल होगा, ये सेवा मेडल नहीं होगा। सेना मेडल, नौसेना मेडल और वायुसेना मेडल ये चौथे स्थान पर आता है। इसका एमसीक्यू देख लेते हैं। ये शौर्य चक्र है, देख लीजिए। ठीक है, तो इन्हें अभी शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। अगला टॉपिक है हमारा, हाल ही में चर्चा में रही अटल आसरा योजना का संबंध किससे है? किसानों को फसल बीमा प्रदान करना, जनजातीय परिवारों को आवास सहायता प्रदान करना, महिलाओं को स्वरोजगार ऋण देना या फिर वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन देना। समझते हैं इसको। ये देखिए, अटल आसरा योजना, ठीक है, हाउसिंग सपोर्ट फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब फैमिलीज इन गोवा। तो ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स फैमिलीज है यानी जनजातीय परिवार हैं, उनको आवास प्रदान के लिए इस योजना को बनाया गया है। ठीक है, समझते हैं इसको पहले। गोवा ने जनजातीय आवास के लिए अटल आसरा योजना का विस्तार किया है। जनजातियों को आवास देने के लिए अटल आसरा योजना का विस्तार किया है। यह योजना गोवा सरकार के जनजातीय कल्याण विभाग द्वारा चलाई जाती है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जनजाति के परिवारों को सुरक्षित और पक्के मकान उपलब्ध कराना। मतलब वैसे परिवार जिनके पास अच्छे मकान नहीं है, जो कच्चे मकान में रह रहे हैं, ठीक है, उनके लिए सुरक्षित और पक्के मकान उपलब्ध कराना, या जिनका मकान डैमेज हो गया है उनको पुनः निर्माण कराना, उसकी मरम्मति कराना। हालिया विस्तार के तहत इस योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि को बढ़ा दिया गया है, इसलिए अभी ये चर्चा में था। तो निर्माण और पुनर्निर्माण के लिए पहले 3 लाख दिया जाता था, अब इसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। और मरम्मति के लिए पहले 1.5 लाख दिया जाता था, अब इसे बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है।
संविधान का जो अनुच्छेद 342 है उसके तहत अनुसूचित जनजातियों को अधोसूचित किया जाता है और उन्हें मान्यता दी जाती है। आर्टिकल 342 के तहत शेड्यूल्ड ट्राइब्स को अधिसूचित किया जाता है और उन्हें मान्यता दी जाती है। ठीक है। आसरा शब्द का अर्थ आश्रय होता है। अटल आश्रय योजना क्या है? तो गोवा सरकार द्वारा चलाई जा रही एक प्रमुख आवास योजना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये प्रमुख आवास योजना है और यह योजना राज्य के अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से जुड़े परिवारों को अपना घर बनाने या पुराने घर की मरम्मत करने के लिए सहायता प्रदान करता है। गोवा की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको गोवा देखने को मिलेगा। ये इंडिया के जो दक्षिण पश्चिम वाले हिस्से हैं वहाँ पे देखने को मिलेगा। ये पश्चिमी घाट में, ये जो पश्चिमी घाट है, ठीक है, इसमें आपको ये देखने को मिलता है। गोवा के क्षेत्रफल के हिसाब से अगर बात करें तो ये भारत का सबसे छोटा राज्य है, जबकि जनसंख्या के अनुसार चौथा सबसे छोटा राज्य है ये। इसकी राजधानी पणजी है। दक्षिण पश्चिम भारत में कोंकण क्षेत्र में स्थित है ये। ठीक है, ये वाला क्षेत्र कोंकण क्षेत्र कहलाता है। गोवा की तटीय सीमा 101 किलोमीटर लंबी है, यानी जो समुद्र से गोवा की सीमा लगती है उसकी लंबाई 101 किलोमीटर है। मांडवी और जुआरी यहाँ की दो प्रमुख नदियाँ हैं और मांडवी नदी जो है इसको गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। दूध सागर जलप्रपात गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। ठीक है, ये कर्नाटका है, तो गोवा और कर्नाटक की सीमा पर एक दूध सागर जलप्रपात है। ठीक है, जो मांडवी नदी पर स्थित है। और मोलेम नेशनल पार्क गोवा का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। एमसीक्यू देख लेते हैं इसका। तो अभी जो अटल आसरा योजना चर्चा में रहा था, इसका संबंध किससे है? तो महिलाओं जनजातीय परिवारों को आवास सहायता प्रदान कराना इसका उद्देश्य है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा, हाल ही में लॉन्च की गई सिंगापैन स्पेशल फोर्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो अभी जो तमिलनाडु के सीएम हैं जोसेफ विजय, इन्होंने सिंगापैन स्पेशल फोर्स लॉन्च किया है इन्होंने। ठीक है, सिंगापैन स्पेशल फोर्स लॉन्च किया है। इसका पर्पस है जो वुमेन्स हैं उसके लिए सिक्योरिटी इनहेंस प्रोवाइड कराना, मतलब महिलाओं के लिए सुरक्षा को बढ़ाना। ठीक है, समझते हैं इस टॉपिक को। तमिलनाडु ने सिंगापैन स्पेशल फोर्स लॉन्च किया। तमिलनाडु ने 9 जून 2026 को चेन्नई के राजा रत्नम स्टेडियम से इसे लॉन्च किया है। ठीक है, इसका उद्देश्य है महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और ये ऑल वुमेन पुलिस यूनिट है। इसका क्या मतलब है? ऑल वुमेन पुलिस यूनिट का मतलब होता है कि इसमें जितने भी पुलिस वाले होंगे सब के सब महिलाएं होंगी। ठीक है, तो ऑल वुमेन पुलिस यूनिट है। इसके प्रथम चरण में 36 पदों को स्वीकृति दी गई है। इसके कार्यों में जो संवेदनशील क्षेत्र होंगे उसकी पहचान करना, उसकी निगरानी करनी, निगरानी को बढ़ावा देना, गश्त करना और शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही शामिल है। ठीक है, जैसे बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो गया, आईटी हब्स हो गया, ऐसे लोकेशंस की निगरानी करना, गश्त करना। ठीक है, और जो शिकायतें आती हैं उसका तुरंत समाधान करना, ये इसका पर्पज होगा। ठीक है, ये जोसेफ विजय हैं और ये ठीक है, तो सिंगापैन स्पेशल फोर्स है का एक इमेज है, देख सकते हैं। ठीक है, तो इसे लॉन्च किया है इन्होंने अभी। इसका एमसीक्यू देख लेते हैं। तो हाल ही में लॉन्च की गई सिंगापैन स्पेशल फोर्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? साइबर अपराधों की रोकथाम, महिला एवं बाल सुरक्षा को सुदृढ़ करना, तटीय सुरक्षा बढ़ाना या वन्यजीव संरक्षण। तो महिला एवं बाल सुरक्षा को सुदृढ़ करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा